यानी कौन से? जैसे मिसाइल्स, अभी मिसाइल्स का लोडिंग होता है, रडार्स होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, उसके बाद आपके जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं, जो मेट का जो वेदर फोरकास्टिंग, ये सब, बिकॉज दैट हेल्प्स इन द पाथ, फ्लाइट पाथ, नेविगेटर्स, तो ये सब ट्रेड्स जो हैं वो एयरफोर्स के अंदर होता है। यानी एयरफोर्स में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल साइंस के बच्चे ही वहाँ पे जा सकते हैं? पायलट बनने के लिए साइंस लेना जरूरी है। हाँ। इसके अलावा एयरफोर्स में आप देखेंगे कि कई टाइप के ब्रांचेस हैं। एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ब्रांचेस हैं, जिसके अभी मैंने बोला कि जिसको फाइटर, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स, इसको हैंडल करते हैं। एयरफोर्स के अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जो हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन द एयरफोर्स, जो आपके एयरक्राफ्ट इंजन वगैरह का जो डेवलपिंग, मेंटेनेंस ये करते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच होता है, जो लॉजिस्टिक देखते हैं उनका पर्सनल का, जो एयर बेसिस के ऊपर होते हैं। अकाउंट्स ब्रांच होता है, एजुकेशन ब्रांच होता है, जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको। मेडिकल होता है, जो डॉक्टर्स एंड नर्सिंग असिस्टेंट्स, बाकी लोग जो हॉस्पिटल्स मैन करते हैं, हेल्थ केयर देखते हैं। तो इस टाइप का इट्स अ वास्ट, तीनों विंग में अगर आप देखें तो हर एक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है आर्म्ड फोर्सेस प्रोवाइड करता है। सर, मेरा आपसे और एक प्रश्न था कि जो ऐसा मानना है बहुत से लोगों के कि आर्म फोर्स में लड़कियां ज्वाइन नहीं कर सकती, क्या ये सही है? आर्म्ड फोर्सेस में ओपनिंग शुरू हो गया है, सिर्फ ऑफिसर। ओके। अभी तक हमने आर्म्ड फोर्सेस में अदर देन ऑफिसर ये जो है ये अभी तक आया नहीं है, बट एज एन ऑफिसर लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। क्या है अपॉर्चुनिटी? लड़कियां पायलट बन सकती, पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स में अभी, दे हैव ऑलरेडी ज्वाइन। ओके। फाइटिंग आर्म्स में नहीं जा सकते वो, बट उनको लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस के अंदर दे आर अलाउड। बट प्रॉब्लम वहाँ, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कम ज्वाइन करते हैं या ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। अभी तक हमने जो है लड़कियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन तक ही रखा है। शॉर्ट सर्विस कमीशन उनके? शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि वो कमीशन 5 साल तक दिया जाता है उसको, विच इज़ एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स करने के बाद फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ पेंशन, बाकी आपको सब बेनिफिट मिल जाता है लेकिन पेंशन नहीं मिलता। ओके। तो लड़कियों को ज़्यादा शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही रखा है अभी। लेकिन मेडिकल जो फील्ड है, मेडिकल जैसे डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, उनका तो परमानेंट कमीशन है। ओके। बट बाकी जो हैं अभी तक कंसिडर कर रही है गवर्नमेंट, एयरफोर्स में भी पायलट्स वगैरह को कंसिडर कर रहे हैं कि उनको, तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आया, बट इन फ्यूचर आई एम श्योर ये परमानेंट कमीशन हो जाएगा। ओके सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है बाकी के डिपार्टमेंट में, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या और किसी डिपार्टमेंट में हो, तो उसके रिक्वायरमेंट होती है, यानी इस डिपार्टमेंट अभी इतने लोग चाहिए, इतने टेक्नीशियन चाहिए, ऐसे। तो जो मिलिट्री है या आर्म फोर्स है, उसमें जो रिक्वायरमेंट कैसे तय होता है और विभिन्न विभाग में किस प्रकार के रिक्वायरमेंट होते हैं? यानी मैं आपको प्रश्न मेरा इससे संबंधित है कि क्या ऐसा हो सकता है कि और 1-4 सालों में स्टैग्नेशन आ जाएगा, रिक्वायरमेंट या स्कोप कम हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा? रिक्वायरमेंट किस प्रकार की? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आर्मी से, सिर्फ आर्मी से 60,000 पर्सनल एवरी ईयर रिटायर होते। इसका मतलब आपको 60,000 वैकेंसी हर साल आ रहा है। ये सिर्फ आर्मी का बता रहा हूँ, नेवी एयरफोर्स का अलग है। ओके। तो ये 60,000 रिटायर हो रहे हैं, नया इंडक्शन हो रहा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक कोर रेज हुआ है, जो माउंटेन कोर चाइना बॉर्डर के पास, ये जितना भी इंकर्शन अभी हुआ है, इसके बाद एक कोर रेज हुआ है, उसमें और लोगों का ज़रूरत है और ऑफिसर्स का वैकेंसी पूरा नहीं होता क्योंकि आर्मी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ओके। आर्म्ड फोर्सेस जब वो
यूपीएससी लेवल पर या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लेवल पर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज और हमेशा मेरिट को, मेरिट पर होता है। किसी के नो, अगर आपके पास 100 वैकेंसी है, अगर आपके पास सिर्फ 500 है, ऑन मेरिट 500 को ही लेंगे। इसलिए अभी अफसरों की कमी है। आपने कई प्रेस में पढ़ा होगा की डेफिशियन्सी ऑफ ऑफिसर्स काफ़ी हैं। एक बरी गजाल सरान सांगली की तुम्ही मिलिटरीन किंवा आर्म फोर्सान आसा तो जो स्कोप आसा तो केन्ना कमी जावचो ना, उलट तो वाडत उरतलो। आणि सरान आतांच सांगला की आता ऑफिसराच्या दृश्टीन ऑफिसराची संख्या कमी आसा आणि ती भरपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न आमी करूं शकता। यानी गोवा के बच्चे इस बारे में सोच सकते हैं कि वो आप ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन सर और एक प्रश्न जो हमारे मन में है कि जो मिलिट्री जो लोग हैं वो और कोई यानी लड़ाई करने का काम हो या भारत का संरक्षण करने का, देश का संरक्षण करने का काम हो, ये तो है, लेकिन इसके अलावा जो मिलिट्री है वो क्या काम करती है? अभी आफ्टर रिटायरमेंट आपने देखा कई इतने बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं जो आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस करके गए हुए हैं, कई पोजीशंस पर हैं। अभी पॉलिटिक्स में लीजिए आप, कई लोग हैं, जसवंत सिंह, केपी सिंह देव, जनरल खंडूरी जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, तो पॉलिटिक्स में काफ़ी लोग हैं जो आर्म फोर्सेस में सर्विस करने के बाद के। इसके अलावा आप कोचेस, इसका ये उनको फ़ायदा होता है, उनको बहुत फ़ायदा होता है। वो जो उन्होंने जो सीखा है आर्म फोर्सेस में वो इनकलकेट कर सकते हैं सिविल सोसाइटी में आके, वो कुछ हमारे नई पीढ़ियों के अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं। अगर उनको कई इम्पोर्टेंट जगह पर वो हो तो वो डिसिप्लिन ला सकते हैं और विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी पार्शलिटी, क्योंकि ये सिखाया हुआ है तो वो काम कर सकते हैं। सर वही बात मुझे आप पूछनी थी कि एक प्रश्न जो है कि वो या आपने जो बताया वो सीमा का रक्षण करते हैं, लेकिन वो सैनिक मिलिट्री में होके ही और कोई काम करते हैं, यानी केवल मिलिट्री में अपना जो ट्रेड है उनका, जो अपना जो प्रोफेशनल काम है वो ही करते हैं। वो और जब कोई मुसीबत आ जाती है तो उसका काम किस प्रकार से होता है? अगर कोई मुसीबत, जैसे मैंने बोला कि सीमा के ऊपर कुछ परसेंटेज लोग हैं, उसका टर्नओवर होता रहता है 2-2.5 साल मैक्सिमम। सॉफ्ट फील्ड होता है, हाई फील्ड होता है। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर 6 महीने से ज़्यादा रखते नहीं हैं, उतने में टर्नओवर करते हैं, नया लोग चले जाते हैं उधर। बाकी टाइम पीस टेन्योर होता है। पीस टेन्योर के अंदर आप अपने फैमिली लेके आ सकते हैं, फैमिली क्वार्टर्स होता है, अपने बूढ़े माँ बाप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेनिंग करते हैं, अपने बैटल ड्रिल्स जो हम लोगों का होता है, वेपन टैक्टिक्स, इन सब को रिफ्रेश करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं लड़ाई के लिए या कोई और दूसरे कार्य के लिए। ओके सर, आपने जो बताया था कि ये जो सारी बातें हैं वो आर्म फोर्स में होती है, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर कोई बच्चा जो आम तौर पर जो लोग आर्म फोर्स ज्वाइन नहीं करते, उसमें लोगों में क्या गलत फहमियाँ हैं आर्म फोर्स के बारे में? मैं यही कहूँगा कि एक अवेयरनेस की कमी ज़रूर है। अभी सबको समझना चाहिए, कॉमन मैन रोड के ऊपर, उसको ये समझना चाहिए कि ये आर्म्ड फोर्सेस है जो उनका है। आर्म्ड फोर्सेस कोई आइसोलेशन में काम नहीं करता है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। ये उनका है, ये देश का है, उनका आर्मी है। अगर आप एक जवान को रास्ते में जाते देख रहे हो, वो ना महाराष्ट्र का है, ना पंजाब का है, ना असम का है, वो इस देश का जवान। और उसमें भावना भी यही डाला जाता है कि भाई आप इंडिया, द कंट्री कम्स फर्स्ट। आप अगर देखते हो कि हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक चेटवुड हॉल है, तो हम जब पासिंग आउट परेड में जाते हैं, अंतिम पग बोलते हैं, तो फाइनली जो स्टेप होता है उसके बाद चेटवुड हॉल में जाते हैं, उधर एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस। एज एन ऑफिसर वो अभी तक मुझे याद है, 30 साल पहले की बात है, मुझे अभी भी याद है। उसमें ये लिखा है, दी सेफ्टी ऑनर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम।
the safety, honor and comfort of your men comes next, always and every time. The safety and comfort of yours comes last, always and every time. तो ये एक शब्द है जो हमेशा याद रहता हमको। ओके। जब भी हम कोई काम के लिए जाते हैं सब भूल जाते हैं हम। वो जज्बा वो हम में पैदा किया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू। ओके। कि मैं जो हो, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं एक रेजिमेंट में गया जो बेसिकली राजस्थान हरियाणा से ट्रूप्स आते थे। उनका नाम है ग्रेनेडियर्स, इन्फेंट्री का हूँ मैं। टाइगर हिल 18 ग्रेनेडियर्स ने लिया, हमारे एक बटालियन ने लिया उधर। उसमें मैं हरियाणवी जानता हूँ, मैं राजस्थानी जानता हूँ, मैं पंजाबी जानता हूँ। ओके। तो ये ट्रुप्स का भाषा हमको सीखना पड़ता है। ओके। और हर एक के विलेजेस में जाके मैं कुछ टाइम बिताया उनके साथ, उनका टेम्परामेंट जानने के लिए। क्योंकि जब व्हेन आई गो फॉर वॉर और एनी एयर एक्शन, मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे जवानों के ऊपर। ओके। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके। तो इस टाइप का जज्बा पैदा किया जाता है। तो हमारे यहाँ कोई कास्ट, कोई रीजन, किसी का कोई अहमियत नहीं। यानी आप अगर जब आर्मी में ज्वाइन करते हो या एयरफोर्स में ज्वाइन करते हो तो आप किसी रीजन के नहीं रहे होते, तो आप असली मायने में इंडियन हो जाते हो। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है शायद। हमारा तिरंगा वही है और कुछ नहीं हमारे लिए। ओके सर, आप यहाँ आए और इस विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, जो आर्म फोर्स में विभिन्न क्षेत्र है उसके बारे में आपने बताया, और जो लोगों के मन में जो गलतफहमियाँ हैं आर्म फोर्स के बारे में और एक अंतर सा रखते हैं आर्म फोर्स में जाने में, तो शायद आपकी इस इंटरव्यू से या आपकी इस मुलाकात से वो जो उनके जहन में जो गलतफहमियाँ हैं वो तुरंत दूर होंगी। आप यहाँ आए इसलिए मैं आपका प्रोग्राम के तरफ से मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद। थँक यू। हे आशिल्ले वेणुगोपाल नायर सर, ज्यांनी आर्म फोर्सा विषयी, आर्म फोर्सान जे विभिन्न क्षेत्रां आसात, नेव्ही, आर्मी, एअरफोर्स, ह्याच्या विशीं एक विस्तृत माहिती आमकां दिली। ह्या 2 भागांत विस्तृत माहिती दिली। आणि म्हाका दिसता की आर्म फोर्सा बद्दल आमच्या मनात जो एक वेगळो प्रकारचो भय आसा किंवा जे अंतर आसा, ते अंतर ह्या एपिसोडा वयल्यान किंवा ह्या इंटरव्यू वयल्यान आमचें पयस जातलें। आर्मी जॉइन करप, एअरफोर्स जॉइन करप हे फकत देशाचें रक्षणच न्ही, तर तुमच्या खातीर एक वेगळ्या प्रकारची भावना तुम्ही जॉइन केले तर एक आपले आयुष्य, आपले जिवीत वेगळ्या तरेन आपण अर्थपूर्ण करू शकता अशें म्हाका दिसता। हो एक वेगळो भाग आमी 2 भागांत, 2 एपिसोडांत तुमचे कडेन उलयले। तुमकां ह्या कार्या विशीं कितें सुचोवपाचें आसत, मुजरत ह्या ईमेल आयडीचेर आमकां ईमेल करात। ही कार्यावळ तुमकां दर शुक्रारा 1:30 आणि रातच्या 10:30 वरां पळोवंक मेळटली। पळयत रावात प्रुडंट।